नया टॉपिक शुरू होगा। हर्षवर्धन जो हम लोगों के सिलेबस में है, टेस्ट किन लोगों ने नहीं लिखा है? कुछ लोगों ने टेस्ट लिखा है, कुछ लोगों ने टेस्ट नहीं लिखा है। टेस्ट क्यों नहीं अटेम्प्ट ले रहे हैं आप लोग? देख करके ही लिखिए ना, पर लिखिए जरूर। चलिए, हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में, वो है हर्षवर्धन और उसका साम्राज्य। टॉपिक बनाइए आज का हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक। और उसके काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ये अपना टॉपिक है हर्षवर्धन, द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, कल्चरल अचीवमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ से ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्या हर्षवर्धन अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक था? हर्षवर्धन के बारे में ये कहा जाता है कि वो अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक था, जिसका साम्राज्य उतना बड़ा था ना, क्योंकि उसके बाद भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हुआ 8वीं शताब्दी के आसपास, और फिर उतने बड़े साम्राज्य का निर्माण फिर सल्तनत काल में हो पाया या फिर मुगल काल में हो पाया। हिंदू शासकों में हर्षवर्धन के बाद उतना बड़ा साम्राज्य किसी भी शासक का नहीं था ना। तो ये प्रश्न एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है यहाँ से कि क्या हर्षवर्धन अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक था? समीक्षा करें। एक ये प्रश्न बनता है इस टॉपिक से, और दूसरा हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। ये दो प्रश्न बेसिकली इस टॉपिक से बनते हैं। तो हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन ना, ये प्रश्न बनता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में। ये दो प्रश्न बेसिकली अन्य पीसीएस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ना इस टॉपिक को। पहले हम लोग ना सोर्स देखेंगे कि हम लोगों के पास सोर्स क्या है हर्षवर्धन के संदर्भ में जानकारी के। सोर्स या इंफॉर्मेशन क्या है
जहाँ से हर्षवर्धन के संदर्भ में जानकारी मिलती है। चलिए सोर्सेस लिखिए ना, जानकारी के जो स्रोत हैं उसको 2 लाइन थोड़ा लिख लीजिए। लिखिए, हर्ष के साम्राज्य के विषय में, हर्ष के साम्राज्य के विषय में हमारी जानकारी हर्ष के साम्राज्य के विषय में हमारी जानकारी प्राचीन भारत के किसी अन्य शासक से अधिक पूर्ण है। किसी अन्य शासक से अधिक पूर्ण है, मतलब हर्ष के संबंध में जानकारी हम लोगों के पास ज्यादा है ना, सोर्सेस ज्यादा है उसके हिस्ट्री के संबंध में। थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। हर्ष के विषय में हमारी जानकारी प्राचीन भारत के किसी अन्य शासक से अधिक पूर्ण है। क्या क्या सोर्स है? पहला तो रिटन सोर्स और दूसरा अभिलेख और मुद्रा। तो अभिलेख, मुद्रा और रिटन सोर्स, ये दो सोर्सेस हैं हमारे पास। लिखित सोर्स और दूसरा अभिलेख तथा मुद्रा, जहां से हर्ष के संबंध में जानकारी मिलती है। लिखित सोर्सों में विदेशी विवरण या विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण और अन्य स्रोत, अन्य लिखित ग्रंथ। पहले लिखित वर्णन के संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हर्षवर्धन के संबंध में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण लिखित स्रोत है वो एक ह्वेनसांग का और दूसरा बाण भट्ट का जो पुस्तक है उससे अधिक जानकारी प्राप्त होती है ना। हर्षवर्धन का टेन्योर क्या था, कोई बताएंगे? 606 से 647। लिख लीजिए ना। और ह्वेनसांग कब आए थे भारत? ह्वेनसांग का क्या समय था भारत? 629 में, 645 में वो यहाँ से चले गए थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग विवरण है, पर मोटा मोटी माना जाता है कि 630 से 644 तक वो भारत में थे। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इनके अन्य नाम है नीति का पंडित और वर्तमान साक्य मुनि। यह इंसान के उपमान उपनाम है ना। तो इनका जो रचना है, इनकी रचनाओं से हर्षवर्धन के संबंध में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा वान भट्ट, वान भट्ट की पुस्तकों का नाम कुछ बताएंगे? हर्षचरित। तो वान भट्ट की जो हर्षचरित है उससे हर्षवर्धन के संबंध में जानकारी मिलता है और कुछ अभिलेख और मुद्राओं से भी उसके इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है।
हम लोगों ने पिछले क्लास में गुप्त साम्राज्य को खत्म किया था। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में कुछ छोटे छोटे राजवंशों ने विभिन्न क्षेत्रों पर राज किया था। हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देख ले रहे हैं ना, हर्षवर्धन या वर्धन वंश के उदय के संदर्भ में किन परिस्थितियों में इस वंश का उदय हुआ। तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में खास करके एक वाकाटक वंश, मैत्रेय वंश और मौखरी वंश और थानेश्वर के उससे भूति वंश या जिसको वर्धन वंश बोला जाता है। मुख्यतः ये 4 छोटे छोटे साम्राज्य गुप्त वंश के बाद शक्ति में थे ना। वाकाटक वंश के संस्थापक का नाम कोई पता है? वाकाटक वंश के संस्थापक पर्वत सेन। विंध्य शक्ति थे ना। पर्वत सेन प्रतापी राजा थे, पर वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य सेन थे। उसके बाद एक मैत्रेय वंश था और एक मौखरी वंश था। मौखरी वंश आगे भी वर्धन वंश जब पढ़ेंगे हम लोग तो हमें उसको देखना होगा। इन 4 वंशों ने गुप्त साम्राज्य को आपस में बांट लिया था ना। इन परिस्थितियों में भारत में वर्धन वंश का उदय हुआ गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात। थोड़ा सा हर्षवर्धन के पूर्वजों के संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं ना। इतना नहीं, ये समझने के लिए आज से वर्तमान जो थानेश्वर है वो हरियाणा पंजाब या हरियाणा का थानेश्वर है। वहीं से उस वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में विवरण मिलता है। सर्वप्रथम नरवर्धन, आदित्यवर्धन, इन लोगों का एक छोटा सा राज्य था। उसी राज्य में हर्षवर्धन हुए थे और उन्होंने अपने साम्राज्य को एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित किया। लिखिए ना, थोड़ा सा इंट्रो लिख लेते हैं ना टॉपिक का। थोड़ा सा इंट्रो लिख लीजिए टॉपिक का। लिखिए। बिहार और उत्तर प्रदेश स्थित केंद्र से बिहार और उत्तर प्रदेश स्थित केंद्र से गुप्तों ने लगभग 160 वर्षों तक राज किया। बिहार और उत्तर प्रदेश स्थित केंद्र से गुप्तों ने लगभग 160 वर्षों तक राज्य किया, अर्थात 6ठी शताब्दी के मध्य तक शासन किया। 6th सेंचुरी के मिड तक इन लोगों ने शासन किया, अर्थात 6ठी शताब्दी के मध्य तक शासन किया। उसके बाद उत्तर एवं पश्चिमी भारत लगभग उसके बाद उत्तर एवं पश्चिमी भारत लगभग आधे दर्जन सामंतों के नियंत्रण में चला गया। उत्तर भारत एवं पश्चिमी भारत आधे दर्जन सामंतों के नियंत्रण में चला गया, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को आपस में बांट लिया। जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को आपस में बांट लिया। आपस में बांट लिया। धीरे धीरे हरियाणा के राजवंशों में से धीरे धीरे
हरियाणा के राजवंशों में से थानेश्वर के एक शासक ने अन्य सभी सामंतों पर अपनी सत्ता कायम कर ली। सर हरियाणा के राजवंशों में से की बात क्या होगी? हरियाणा के राजवंशों में से थानेश्वर के एक शासक ने अन्य सभी सामंतों पर अपनी सत्ता कायम कर ली। अन्य सभी सामंतों पर अपनी सत्ता कायम कर ली। उसका नाम हर्षवर्धन था। उसका नाम हर्षवर्धन था। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। छूट नहीं रहा ना किसी का। उसका नाम हर्षवर्धन था। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है। 6ठी शताब्दी आते आते पाटलिपुत्र का महत्व घट गया था। सर एक बार इस वंश से एक इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है। पुष्यभूति को माना जाता है। 6ठी शताब्दी आते आते पाटलिपुत्र का महत्व घट गया था। 6ठी शताब्दी आते आते पाटलिपुत्र का महत्व घट गया था, क्योंकि व्यापार में गिरावट के कारण धन की कमी हो गई। व्यापार में गिरावट के कारण धन की कमी हो गई और इसका स्थान अब कन्नौज ने ले लिया। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। फिर से पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। लिखिए, हर्ष के शासन के प्रारंभिक इतिहास को बाणभट्ट की कृतियों के अध्ययन से समझा जा सकता है। बाणभट्ट की कृतियों के अध्ययन से समझा जा सकता है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन के राज्य तथा जीवन का वर्णन किया है। सर उन्होंने हर्षचरित में हर्षवर्धन के राज्य तथा जीवन का वर्णन किया है।
चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग ने चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग के दस्तावेजों से भी हर्ष काल की जानकारी प्राप्त होती है। चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग के दस्तावेजों से भी हर्ष काल की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। हुएनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया और लगभग हुएनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया और लगभग 15 वर्षों तक यहाँ निवास किया। 15 वर्षों तक यहाँ निवास किया। अब टॉपिक बनाइए हर्ष का साम्राज्य विस्तार। हर्ष का साम्राज्य विस्तार। एक्सटेंशन ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर। हर्ष का साम्राज्य विस्तार। देखिए, हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं हर्ष के साम्राज्य विस्तार हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं निश्चित करने में विद्वानों में मतभेद है। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं निश्चित करने में विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वानों ने बढ़ा चढ़ाकर अनुमान लगाए हैं। हुएनसांग के अनुसार हर्ष ने पड़ोसी राज्यों को अधीन कर लिया। पड़ोसी राज्यों को अधीन कर लिया। प्रभुता स्वीकार करने वाले राज्यों पर आक्रमण किया। और अंत में सौराष्ट्र, कान्यकुब्ज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा प्रभुता स्वीकार करने वाले राज्यों पर आक्रमण किया और अंत में सौराष्ट्र, कान्यकुब्ज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा के 5 प्रदेशों पर अधिकार कर दिया। उड़ीसा के 5 प्रदेशों पर अधिकार कर दिया। इसको बुलेट पॉइंट में लिखिएगा फिर से। दक्षिण भारतीय अभिलेखों से ज्ञात होता है
दक्षिण भारतीय अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हर्ष सारे उत्तरापथ या उत्तरी भारत का स्वामी था। कि हर्ष सारे उत्तरापथ या उत्तरी भारत का स्वामी था। क्या बोला जाता था हर्ष को? कोई बताए? हर्ष की एक उपाधि थी, शिलादित्य। वो तो नाम था उसका। सकलो उत्तरापथनाथ। सकलो उत्तरापथनाथ, ये हर्ष की उपाधि थी ना। फिर से नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बनाइएगा। देखिए, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का मत है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का मत है कि आरंभ में हर्ष के राज्य में हर्ष के राज्य में केवल थानेश्वर, आरंभ में हर्ष के राज्य में केवल थानेश्वर और कन्नौज के पुराने राज्य ही सम्मिलित थे। पुराने राज्य ही सम्मिलित थे। और बाद में उसने पंजाब और मगध को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। और मगध को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब थोड़ा सा ना हर्ष के सैनिक अभियानों को हम लोग देख लेते हैं ना। उसके राज्य विस्तार के संबंध में विद्वानों ने क्या लिखा है, क्या वर्णन मिलता है, वो हम लोगों ने देखा। हर्ष के कुछ सैन्य अभियान थे, उसको देख लेते हैं ना। हर्ष के सैन्य अभियान, मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ हर्षवर्धन। किन्हीं का छूटा नहीं है ना? किन्हीं का छूटेगा तो बताइएगा ना, रिपीट कर लेंगे। चलिए लिखिए। हर्ष एक वीर योद्धा और विजेता था। हर्ष एक वीर योद्धा और विजेता था। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कई शक्तियों से लोहा लिया। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कई शक्तियों से लोहा लिया। उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे शशांक के खिलाफ,
कामरूप अभियान, पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। कोई बताएंगे पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? चालुक्य। ठीक है। वल्लभी, सिंध, नेपाल और कश्मीर। नेपाल और कश्मीर तथा उड़ीसा। ये मुख्यतः सैन्य अभियान हर्ष ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में किए थे। कुछ हार को छोड़ दिया जाए तो लगभग वो उसके सारे सैन्य अभियान सफल हुए थे। हर्षवर्धन के संदर्भ में एक हार ने उसको दक्षिण अभियान उसका समाप्त कर दिया था ना। किससे हारा था हर्षवर्धन? कोई जानकारी? पुलकेशिन द्वितीय से। हम लोग आगे पुलकेशिन द्वितीय को थोड़ा सा देखेंगे जब दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग जाएंगे। चोल और उसके विकास और उनके विस्तार में पुलकेशिन द्वितीय को थोड़ा सा देखेंगे और फिर पल्लवों से भी पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध होता है। अंततः वो पल्लवों के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है। तो पुलकेशिन द्वितीय भी अपने सिलेबस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला टॉपिक बनाइए, शशांक। किस वंश का सम्राट था शशांक? गौड़ शासक। चलिए पहला टॉपिक बनाइए उसका, शशांक के खिलाफ अभियान। शशांक के खिलाफ अभियान लिखिए। हर्ष शशांक का समकालीन था। ऐसे लिखिए, शशांक हर्ष गौड़ वंश के शशांक का समकालीन था। इसके संबंध में ना एक स्टोरी चलता है ना। शशांक ने हर्ष की बहन जो थी मौखरी वंशीय जो ग्रहवर्मा था उसको नष्ट करने में ना देवगुप्त की सहायता की थी। तो हर्ष और शशांक के बीच जो युद्ध था वो न सिर्फ साम्राज्य को लेकर के था बल्कि थोड़ा पर्सनल भी था। उसके बहनोई की हत्या शशांक ने की थी और बाद में इसके भाई राजवर्धन की भी हत्या शशांक ने ही की थी। तो शशांक से बदला हर्षवर्धन का बनता था ना। वो कहानी पढ़ी है सब लोगों ने? वो कहानी नहीं, मतलब वो हिस्ट्री है। चलिए क्या लिखा तुमने थोड़ा सा बताइएगा। हर्ष गौड़ वंश के शशांक के समकालीन। हाँ देखिए, जब मालव के राजा या मालवा के राजा देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की शक्ति को नष्ट किया तो शशांक देवगुप्त का मित्र था। और बाद शशांक ने धोखे से
जब मालवा के राजा देवगुप्त ने कन्नौज के ग्रह वर्मा की शक्ति को नष्ट किया, तब शशांक उसमें शामिल था। बाद में शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी, जो हर्ष का बाद में शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी, जो हर्ष का बड़ा भाई था। बाद में शशांक को हर्ष ने परास्त किया। बाद में हर्ष ने शशांक को परास्त किया और गौड़ वंश को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा, कामरूप अभियान। लिखिए, हर्ष ने शशांक को हराने में भास्कर वर्मा से सहायता प्राप्त की थी। जो तत्कालिक कामरूप का शासक था। हर्ष ने सहायता के परिणाम स्वरूप भास्कर वर्मा को बंगाल के कुछ क्षेत्र तथा कामरूप पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। बंगाल के कुछ क्षेत्र तथा कामरूप पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट टॉपिक बनाइए, पुलकेशियन द्वितीय से युद्ध। पुलकेशियन द्वितीय से युद्ध। देखिए, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। वेनसांग लिखता है कि हर्ष
अपनी सेना के साथ पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध करने गया। हुएनसांग लिखता है कि हर्ष अपनी सेना के साथ पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध करने गया। प्रस्थान करने से पहले उसने पांचों प्रदेशों में से सेनाएं एकत्र की और योग्यतम सेनानी बुलाए। पांचों प्रदेशों से सेनाएं एकत्र की और योग्यतम सेनानी बुलाए, किंतु वह पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करने में सफल न हुआ। हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। युद्ध के पश्चात नर्मदा नदी को ही सीमा मान लिया गया। वी ए स्मिथ का विचार है कि पुलकेशिन ने ये वी.ए. स्मिथ का कोट है ना, पुलकेशिन ने नर्मदा के दर्रों को इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित रखा कि हर्ष को अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा और उस नदी को सीमा स्वीकार करना पड़ा मतलब नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग पुलकेशिन का और उत्तर का भाग हर्षवर्धन का। नेक्स्ट वल्लभी अभियान ना, लिखिए। हर्ष और वल्लभी के राजा के बीच युद्ध हुआ था। परंतु विद्वानों में इसको लेकर मतभेद है। आरसी मजूमदार का मत है कि हर्ष ने वल्लभी नरेश के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। आरसी मजूमदार का मत है कि हर्ष ने वल्लभी नरेश के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी।
फिर सिंध, नेक्स्ट टॉपिक बनाइए सिंध। अभी सिंध लिखिए। बाणभट्ट ने लिखा है कि हर्ष ने, बाणभट्ट ने लिखा है कि हर्ष ने सिंधु के राजा को नष्ट किया। हर्ष ने सिंधु के राजा को नष्ट किया और उसकी संपत्ति को हस्तगत कर लिया, और उसकी संपत्ति को हस्तगत कर लिया। अब नेक्स्ट है नेपाल और कश्मीर। नेपाल और कश्मीर। देखिए, संभवतः नेपाल और कश्मीर हर्ष साम्राज्य से बाहर थे। हर्ष साम्राज्य से बाहर थे। संभवतः नेपाल और कश्मीर हर्ष साम्राज्य से बाहर थे। एक हिस्टोरियन है भगवान लाल इंद्र जी। भगवान लाल इंद्र जी और बुहलर। भगवान लाल इंद्र जी और बुहलर जैसे विद्वानों का मत है कि भगवान लाल इंद्र जी और बुहलर जैसे विद्वानों का मत है कि हर्ष ने नेपाल को भी विजित किया। बुहलर जैसे विद्वानों का मत है कि हर्ष ने नेपाल को भी विजित किया। इसके पक्ष में उनका तर्क है कि हर्ष का संवत नेपाल में भी लिखा जाता था। इसके पक्ष में उनका तर्क है कि हर्ष का संवत नेपाल में भी लिखा जाता था। वेनसांग के वर्णनों में कश्मीर को हर्ष के अधीन बताया गया है। वेनसांग के वर्णनों में कश्मीर को हर्ष के अधीन बताया गया है। अब नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा देखिए, छूट नहीं रहा ना किन्हीं का, छूटेगा तो बताइएगा ना, अगर छूट रहा होगा तो बताइएगा। देखिए उड़ीसा का संदर्भ लिखिए। उड़ीसा के संबंध में पर्याप्त प्रमाण है कि उड़ीसा के संबंध में पर्याप्त प्रमाण है कि विजय के फलस्वरूप यह हर्ष के साम्राज्य का
अंग बन गया। विजय के फलस्वरूप यह हर्ष के साम्राज्य का अंग बन गया। हर्ष ने उड़ीसा में अपना एक शिविर स्थापित किया था। हर्ष ने उड़ीसा में अपना शिविर स्थापित किया था तथा वहां एक महायान बौद्ध सभा बुलाई थी तथा वहां एक महायान बौद्ध सभा बुलाई थी। तो ये था हर्ष का साम्राज्य विस्तार ना, किस प्रकार से हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सर वहाँ पे क्या वर्ड है, अपना क्या स्थापित किया था, मतलब स्थापित के पहले शिविर एक कैंप किया था उसने वहां पे, और फिर वहां पे एक महायान बौद्ध सभा का भी आयोजन करवाया था। उसके संबंध में विवरण मिलता है कि वहां उसने नालंदा से भी विद्वानों को निमंत्रित किया था, और इस सभा में बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था जयसेन। जयसेन को उन्होंने उड़ीसा के 80 बड़े नगरों का राजस्व अर्पित कर दिया था। उड़ीसा के 80 बड़े नगरों का राजस्व बौद्ध भिक्षु जयसेन को उसने अर्पित कर दिया था। ठीक है, ये हर्ष का साम्राज्य विस्तार था। किस प्रकार से हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, या उसकी सैन्य अभियान किस प्रकार से थे। अब हम लोग आगे देखेंगे हर्ष का चीन के साथ संबंध, फिर हर्ष का धर्म देखेंगे, उसमें कनौज सभा और प्रयाग सभा वो दोनों देखेंगे। फिर उसके सांस्कृतिक उपलब्धियों पे चर्चा करेंगे, उसकी प्रशासनिक विशेषताओं को देखेंगे, और फिर प्रश्न करेंगे कि क्या हर्ष वाकई में आखिरी प्रतापी हिंदू शासक था। फिर लास्ट में हर्ष का मूल्यांकन करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या कोई प्रश्न है हर्ष के साम्राज्य विस्तार से या हर्ष के सैन्य अभियान से? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ना। कोई बताएंगे? हर्ष स्वयं भी एक बहुत ही बड़ा राइटर था। कौन कौन सी पुस्तकों की रचना उसने की थी? जी रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, सही। नागानंद, रत्नावली। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं ना। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी के पास? चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे ना आगे, ये इनकम्प्लीट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे। पर थोड़ा सा एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं ना। आज एमसीक्यू हम लोग थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं ना। किस प्रकार की सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता? पितृ प्रधान थी, मातृ प्रधान थी, या दोनों को समान अधिकार था, या पुरोहित प्रधान थी? मातृ प्रधान। ठीक है,
से व्यापार के लिए कौन सा स्थल प्रमुख था सिंधु सभ्यता में? लोथल। लोथल से। ठीक है। और कांस्य की जो नर्तकी प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। सोरपोटल। ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में अहमदाबाद जिले। ठीक है। खंभात की खाड़ी में ना? सूती कपड़े का विवरण कहाँ से मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से मिलता है ना। और एक ही साथ एक खेत में दो दो फसलों का उगाने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है जलीलपुर, सरायखोला, कालीबंगा या रोजदी। कोई बताए? ऑप्शन है जलीलपुर, सरायखोला, कालीबंगा या रोजदी। सही है आशुतोष भाई, कालीबंगा से। और हड़प्पा की जो ईंटें थी उसके नाप का अनुपात क्या था ना? हड़प्पा की ईंटों का नाप का अनुपात क्या था? 1:2:5, 1:3:4, 1:2:4 या 1:2:3? 1:2:5, 1:3:4, 1:2:4। 1-2-4। सही है। कुछ पूछ रहे थे पप्पू जी लैंग्वेज की, बताइए कुछ पूछना। हैंड रेज किए पप्पू जी, कुछ पूछना। चलिए। धान के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हड़प्पाकालीन सभ्यता में? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। हरियाणा से। गुजरात से मिलते हैं। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था। प्रश्न ये है कि किस बंदरगाह से हड़प्पा और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार होता था? ऑप्शन है एलम, ओमान, मेलुहा या ढेलमुन। ऑप्शन है एलम, ओमान, मेलुहा या ढलमुन। मेलुहा। मेलुहा का। मेलुहा कोई स्थान नहीं था ना। हड़प्पा वासियों को मेलुहा वासी कहते थे, मेसोपोटामियन। वो बंदरगाह नहीं था ना। ढेलमुन से होता था। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक विस्तृत नगर कौन सा था हड़प्पा सभ्यता में? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा या कालीबंगा। धौलावीरा। मोहनजोदड़ो था ना सबसे बड़ा नगर, मोहनजोदड़ो था। एक और प्रश्न है, पक्की मिट्टी के हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त होता है हड़प्पा सभ्यता में? पक्की मिट्टी के
हल का प्रतिरूप। बनावली। सही है। अन्नागार कहाँ पे स्थित था हड़प्पा सभ्यता में? हड़प्पा में। अन्नागार कहाँ पे अवस्थित था हड़प्पा में? नगर गढ़ी के अंदर, तल तारण में, रावी नदी के निकट, या नगर के पश्चिमी द्वार के पास? ये रावी नदी के निकट स्थित था ना। वर्तमान में कितने स्थल हैं? सैंडो सभ्यता के ज्ञात स्थलों की अनुमानित संख्या कितनी? 1000, 1500, 2000 या 2500? बताइए। 2500 नहीं है, 1500 का शुक्र हुए। सिंदूर के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है नौसारी, मेहरगढ़, लोथल या मोहनजोदड़ो। सिंदूर का प्रमाण बताइए। ये नौसारी से प्राप्त होते हैं ना। कल क्लास ऑफ रहेगा ना? कल महाशिवरात्रि है, तो कल महाशिवरात्रि में पूजा पाठ कीजिए। क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है ना?